हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन है इसमें, किसी पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, यानी एम जो है उसको दोगुना कर दे रहे हैं और वेग जो है उसको आधा कर दे रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। तो देख लेते हैं। पहले हमारी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारी पहली हो जाएगी। और फिर जब दूसरी बार रखेंगे हम, यानी एम की जगह 2m रख देंगे, मास दोगुना कर दिया और वेलोसिटी आधी कर दी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 और ये 2m और ये v²/4। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये mv²/4 आ जाएगा। तो mv²/4 को ही हम हाफ mv² ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी हाफ ई, तो ई डैश जो आ जाएगी वो हाफ e/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से करना होता है। और जो हमारी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यही होता है हाफ mv²। तो ये याद रखना है। फिर अगला देखेंगे हम। जो हमारा क्वेश्चन है, अर्ग किसका मात्रक होता है, द अर्ग इज यूनिट ऑफ। तो अर्ग किसकी यूनिट होती है बताना है। तो ये वर्क डन की यूनिट होती है। ऐसा यूनिट हमारी जूल होती है, लेकिन इसकी एक यूनिट अर्ग भी होती है। और एक जूल कितने के बराबर होता है, एक जूल जो हमारा होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसलिए कार का मात्रक अरबी भी होता है। फिर है, एक पंप जो है प्रति सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक देता है। पंप की सामर्थ्य यानी पावर ऑफ पंप क्या होगी। तो यहाँ जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, W = mgh, ये आ जाएगा। और mgh की वैल्यू रख देंगे, यानी 160 × 10 × 5, जो जो वैल्यू दी है उनको रख दिया। तो ये लगभग निकल के आ जाएगा 8000। तो W हमारा 8000 निकल गया। और जो समय होगा वो प्रति सेकंड में पूछा है, तो 1 सेकंड में जितना होगा वो निकाल देंगे। तो 8000 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है। और खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति जो थी 4 मीटर/सेकंड थी। खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचने में उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, डेल्टा के, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आएगी वही निकाल देंगे, mgh निकाल देंगे, यानी तो 1 × 9.8 × 2। तो यहाँ से 19.6 जूल लगभग आ जाएगा ये। अगर जी की वैल्यू 10 दी होती तो यहाँ से हमने लिख दिया 10 × 2, यानी 20 जूल आ जाता। फिर हमारा 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर आधे मिनट में पहुंच जाता है। तो शक्ति क्या होगी। तो P बराबर जो होता है हमारा W/T होता है, जानते हैं। और W को ही हम mgh या mgs भी लिख सकते हैं, mgs/T। तो जब वैल्यू में रख देंगे, तो मास यानी 40 दिया है और ये 10 दिया है जी, और जो ये दिया है 9/30, समय जो दिया है 30, यानी आधा घंटा बोल रहा है, आधा मिनट। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये हमारा लगभग 30 सेकंड आएगा। तो इस तरीके से रखेंगे तो ये 120 वाट निकल के आ जाएगा। फिर हमारा एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। वो 2 मीटर/सेकंड की चाल से जा रहा है, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। तो शक्ति का फॉर्मूला तो हमको पता है, P = W/T होता है। W को ही हम F × S × T लिख सकते हैं अपॉन, और S/T को ही हम V बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा F × V एक फार्मूला निकल के आ जाएगा P का। तो जब वेलोसिटी और फोर्स दिया होगा तो हम ये फार्मूला रखेंगे। तो फोर्स हमारा 100 दिया है और वेलोसिटी 2 दी है, तो ये हमारा सीधे 200 वाट आ जाएगा। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वाट होता है, याद रखना है। फोर्स का जो होता है न्यूटन होता है, और जो वेलोसिटी का होता है वो मीटर/सेकंड होता है। फिर हमारा एक मनुष्य 1 मिनट में 6 × 10⁴ जूल कार्य करता है, इसकी सामर्थ्य क्या होगी। तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। तो जो सामर्थ्य निकलेगी वो कुल कार्य जितना कर रहा है 6 × 10⁴ बट्टे कुल समय 1 घंटा लगा रहे हो। तो समय कितना कह रहा है, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट को क्या बोलते हैं हम, 1 मिनट को ही हम 60 सेकंड बोलते हैं। और यहाँ यूनिट में हम सेकंड में रखेंगे। तो इसलिए जो यहाँ आ जाएगा हमारा, 6 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 से एक पावर कट जाएगी तो 10⁻³ वाट। ये इसका सही हो जाएगा। फिर हमारा रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर की दूरी तथा 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, शक्ति क्या होगी। तो P = वही हमारा W/T लगेगा, W/T। W को हम F × S/T लिख सकते हैं, W को।
और जो यहाँ पे हमें फोर्स दिया है वो कितना दिया है, 100 दिया है। टाइम हमें 10 दिया है। और जो दूरी दी है वो 20 मीटर दी है, तो 20 रख देंगे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 गुणा 100 कर देंगे तो ये 200 वाट हमारा सही आंसर होगा। तो इससे भी एक क्वेश्चन दिखता है ज़रूर। पी इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम डब्ल्यू को कभी एफ जी एच भी लिख सकते हैं या एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू के फार्मूले भी याद रखते हैं। फिर हमारा ए पिंड द्वारा 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की ऊंची दूरी तय करता है, तो कृत कार्य का मान कितना होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारा 6 है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर है, तो 12 जूल जो होगा इसका कई सही आंसर होगा। या इसी को हम लिख देंगे 12 जूल, 6 गुणा 2 जूल। इस तरीके से भी पूछ सकता है। फिर अगला देखेंगे हम, यानी 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है, तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो जो यहाँ पावर दी है वो कितनी दी है, 1.5 किलोवाट, यानी इसको 1500 वाट लिख सकते हैं। और समय जो दिया है वो समय सेकंड में बदल देंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा। 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड आ जाएगा जो हमारा समय होगा। तो देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम डब्ल्यू का पी इंटू टी, हमें कार्य निकालना है और वो दिया है पी इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो पी इंटू टी, तो इसकी जब वैल्यू रख देंगे तो 1500 गुणा 3600, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारा 540 गुणा 10⁴, या इसको पॉइंट को यहाँ रख देंगे तो 2 पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁶। तो ये हमारा सही होगा। फिर अगला देखेंगे, एक पिंड जो है 50 न्यूटन बल पर लगाने पे पिंड के बल की क्रिया में रेखा में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो डब्ल्यू जो होता है हमारा एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो जो वैल्यू में रखेंगे तो हम, तो यहाँ से आ जाएगा 50 गुणा 5 गुणा cos 30। cos 30 हमारा √3/2 होता है। 2 से इसको काटेंगे तो 25, 25×5 125 और √3, तो 125 √3 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक आती है फोर्स वर्क की जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होती है इसकी डेफिनेशन। ये डॉट प्रोडक्ट होता है इनका, तो ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहाँ एफ इंटू डी कॉस थीटा आ जाता है। फिर हमारा 30 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को उठाने के लिए 4000 जूल कार्य किया गया, तो पिंड को कितना ऊंचा उठाया गया। तो यहाँ हमें क्या दिया है, मास दिया है 30 kg मास दिया है, और वर्क डन जो दिया है वो 4000 जूल दिया है, और जी की वैल्यू दी है, और एच हमें निकालना है। तो यहाँ से सीधे वैल्यू में रख देंगे हम, तो निकल जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वस टू क्या होता है हमारा एम जी एच होता है। जो जो वैल्यू दिया है डब्ल्यू दिया था, एच निकालना है हमें, तो वैल्यू में रखेंगे तो एच बराबर लगभग 4000/30 गुणा 9 पॉइंट आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13.6 मीटर आ जाएगा। डब्ल्यू का फॉर्मूला याद रखते हैं, पहला तो है हमारा एफ इंटू डी, एक होता है हमारा एम जी एच, यानी जो एनर्जी मास कन्वर्जेशन इक्वेशन होती है हमारी इक्वल्स टू mc², ये होती है हमारी आइंस्टीन ने जो दी थी, जो ये भी एक एनर्जी का फार्मूला है। और जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो के एफ माइनस के आई होता है वो भी हमारे वर्क डन के बराबर होता है, तो ये भी याद रखना है। फिर अगला हमारा हीट एंड टेम्परेचर से देखते हैं हम, तो देखता है जो वुलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज, तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं पूछा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऊन जो है उष्मा का बुरा चालक है। तो ऊनी कपड़े जो जाड़े शरीर को निम्नलिखित कारणों से पहने जाते हैं। ऊन जो होता है उष्मा का चालक होता है, अथवा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलती है। जो शरीर की हमारी गर्मी होती है वो अंदर ही रहती है हमारी, बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। और जो उनके छिद्र हवा को अंदर भी नहीं जाने जाते हैं, और ये छिद्र हवा के लिए अवरोध का कार्य करते हैं, तो ये इसका कारण है। और जो एक काले कपड़े क्यों पहनते हैं पूछा जाता है सर्दी में, तो ये भी उष्मा का चालक होता है। और ये एब्जॉर्ब जो होता है वो हमारे ज़्यादा करता है, काला जो होता है एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है हीट को। फिर हमारा उबलते जल अथवा जल की वाष्प किसका तापक्रम अधिक होता है, तो किसी का भी नहीं होगा इसका। उबलते हुए जल अथवा जल की वाष्प किसका तापक्रम अधिक होता है, तो उबलते जल का तापमान तथा जल की वाष्प का तापमान एक समान होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा उबलते जल को दी गई ऊष्मा उसमें अवस्था परिवर्तन जल में वाष्प में व्यय होती है, यह ऊष्मा तापक्रम में परिवर्तन नहीं करती है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। फिर अगला हमारा काली भैंसें जो गर्मी के तालाबों में पड़ी रहती है, इसका कारण क्या है।
वही है इसका कारण भी, क्योंकि उनका रंग जो होता है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। हमने देखा था ब्लैक कलर होता है जो, वो हमारी जो हीट पड़ती है वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए वो हमारे पानी में डूबी रहती है। और अथवा भैंसों को बहुत गर्मी लगती है, जिसके कारण वो तालाब में बैठना पसंद करती है। फिर अगला देखेंगे हम, अकेले मोटे कंबल की अपेक्षा दो पतले कंबलों को जोड़ने से सर्दी कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में वायु आ जाती है, इस कारण होता है। जब हम दो कंबलों को जोड़ने पर उनके बीच में वायु आ जाने के से वह ऊष्मारोधी की तरह कार्य करते हैं, जिससे जो ऊष्मा का आदान प्रदान कम हो जाता है। इस प्रकार प्रयोग करने वाले को सर्दी कम लगती है। फिर हमारा एक बाल्टी जो है गुनगुना जल एक प्याला खोलते जल की अपेक्षा ज़्यादा बर्फ गला देगी। क्यों होगा ये? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल्टी में पानी की ऊष्मा अधिक है। तो एक बाल्टी जो है गुनगुना जल एक प्याला खोलते हुए जल की अपेक्षा अधिक गर्म गला देता है, क्योंकि जो प्याले की अपेक्षा बाल्टी में पानी अधिक है, जिससे उसकी ऊष्मा भी अधिक होगी। तो ये है इसका। फिर हमारा पहाड़ों पर जो है, पहाड़ों पर ठंड बर्फ पड़ने के समय नहीं बल्कि बाद में अधिक पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका कारण क्या है, जो बर्फ़ जब गलती है तो वो वायुमंडल से भी उसमें हीट एब्जॉर्ब करती है या लेती है, तो इस कारण उसके बाद ज़्यादा ठंड होती है। तो पहाड़ों पर ठंड बर्फ़ पड़ने के समय नहीं बल्कि बाद में ठंड अधिक पड़ती है, क्योंकि जो बर्फ़ गलने के लिए वायुमंडल से ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे वायुमंडल का ताप पहले की अपेक्षा से कुछ कम हो जाता है और ठंड की अनुभूति होने लगती है। फिर ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना है? तो ये होता है 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग। जब हमें जूल को इससे बदलना होगा, या तो जब ये हमें इसको बहुत बार पूछा जाता है, जूल का नियम क्या कहता है? जब कार्य जो होता है हमारे ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती हो, यानी प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो वर्क होता है ये हीट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो जे एक कॉन्स्टेंट आता है, इसे नियतांक या यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 4.2 जूल पर कैलोरी। ये हमारी जूल में है, लेकिन अर्ग में क्या होती है? 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। तो ये बदलने के लिए आता है कि जूल को कैलोरी में बदलो। तो कैसे बदलते हैं ये पूछा जाता है। फिर हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मान निर्भर करता है, यानी जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका मान किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर अगला देखेंगे हम, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की जो होती है, पानी की, वो सबसे ज़्यादा होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा द्रवों से कम होती है तथा द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा गैसों से अधिक होती है। तो अतः विशिष्ट ऊष्मा का घटता क्रम यह होगा, देख सकते हैं इसमें। तो पहले हमारी जल की आ जाएगी, जल की सबसे ज़्यादा हो जाती है, ये याद भी रखना होता है, जो कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ये होती है। पारे की भी याद रख सकते हैं, तांबे की। फिर हमारा रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो ये हमारा अल्फा होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। जहाँ डेल्टा एल जो है वो लंबाई में परिवर्तन है, तो ये लंबाई की लिखाई आ जाएगी, लंबाई बट्टे लंबाई, और यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस। तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा हमारा, तो प्रति डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आ जाती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फिर हमारा दो वस्तु के ताप में 25 डिग्री का अंतर है, यहाँ अंतर फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? तो इसके लिए भी ये फार्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन 5 इंटू इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। तो यहाँ से हम डेल्टा एफ निकालेंगे, तो ये डेल्टा सी अपॉन 5 गुणा 9 आ जाएगा। ये हमको 25/5 रख देंगे और ये 9 रख देंगे, तो ये 45 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। फिर यह परम शून्य ताप क्या होता है? यानी 0 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। अगर इसे हम केल्विन में बदल देंगे तो 273 केल्विन आएगा। और जब इसे फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि K-273/5 बराबर F-32/9। तो परम शून्य ताप के लिए हम K को 0 रख देंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 - 273 और F-32/9, तो ये लगभग इतना निकल के आ जाएगा। तो इसे याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है मनुष्य का जीवन, जिस स्वस्थ मनुष्य का तापमान किससे अधिक नहीं सह सकता है पूछा है। तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं होता है।